नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ श्री राजेश जी ढिंडोतिया जुड़े हैं, जो एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच इंदौर हैं, और आज ये अहिल्यावाणी परिवार के साथ जुड़ के हमारे कुछ सवालों का जवाब देंगे। साइबर एक्सपर्ट से रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड और साइबर अवेयरनेस से रिलेटेड। तो सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज के इस दौर में बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिनका अधिकतर काम ऑनलाइन रहता है। तो आप इन स्मॉल स्केल बिजनेसमैन को ऐसी क्या टिप देना चाहेंगे जो अपने आप को साइबर अटैक से बचा सके, सुरक्षित रख सके? देखिए, अगर आप देखेंगे तो चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो या फिर जो लार्ज स्केल पे बिजनेस करते हो, बेसिकली सभी के लिए ही एक गोल्डन प्रिंसिपल होता है वेरिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, हम किसी वेबसाइट से कुछ सर्च कर रहे हैं, वेबसाइट पर हम कुछ वेबसाइट के माध्यम से बिजनेस कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, कहीं से आपका कोई ऑर्डर आया पर आपने उस वेबसाइट को वेरीफाई नहीं किया। वेबसाइट को वेरीफाई नहीं किया तो आप ये मान के चलिए आपके साथ फ्रॉड होगा, क्योंकि वो अननोन वेबसाइट है। वो अननोन वेबसाइट के साथ साथ आप किसी भी माध्यम से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पर आपको वेरिफिकेशन करना है। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे वेबसाइट है तो वेबसाइट को कैसे चेक करेंगे? उसको वेबसाइट को चेक करने के लिए जो सिक्योर वेबसाइट होती है HTTPS, उस पर फोकस करेंगे फर्स्ट। सेकंड, अगर हम वेबसाइट अगर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और तो ऐसी स्थिति में हम उसको ये देखेंगे कि उसका डिजाइनिंग और पैटर्न वेबसाइट का कैसा है। प्रोफेशनल जो वेबसाइट्स होती हैं उनका पैटर्न आपको प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक लगेगा, काफ़ी एक्यूरेट होता है। और जबकि जो फेक होती हैं, फिशिंग वेबसाइट्स होती हैं, उनका पैटर्न डिजाइनिंग अपने आप समझ में आएगा। नंबर थर्ड, आपको वो जो लेटर है बड़ी बारीकी से वेबसाइट का जो URL को चेक करने की ज़रूरत होती है। क्या होता है, मिलता जुलता नाम रखकर भी कई बार फ्रॉड हो जाता है। इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको शेयर मार्केट के लिए आपको उस कंपनी का डोमेन चेक करना पड़ेगा, whoislookup.com, whoisdomaintools.com। तो इसमें आप जाएंगे तो देखेंगे कि उस वेबसाइट का डोमेन क्या है। अगर वो कंपनी अपने आप को ये बता रही है कि हम 10 साल पुरानी कंपनी है और पता चला कि 2 महीने पहले इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। दूसरा, आप इसमें अगर स्टॉक मार्केट की है, अगर शेयर एडवाइजरी है, तो आप ये चेक करेंगे उसका सेबी में रजिस्ट्रेशन है या नहीं। तो सेबी की साइट है www.sebi.gov.in। इसके अलावा उसकी इंटरमीडिएट लिस्ट होती है सेबी की, उसमें भी आप उसका नाम को चेक कर सकते हैं। एडवाइजरी है तो निश्चित रूप से रिसर्च एनालिस्ट की पोस्ट भी होती है, जो कि कंपलसरी है, सेबी की गाइडलाइंस हैं। उसका NISM का सर्टिफिकेट भी होना आवश्यक होता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम ध्यान रखेंगे तो इन्वेस्टमेंट, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी में हो, चाहे स्टॉक मार्केट में हो, आप अपना बचाव कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप उसको वेरीफाइड कर रहे हैं, तो वेरिफिकेशन कर रहे हैं। आप उनके रिव्यूज़ देख सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट देख सकते हैं। जो वेबसाइट पर कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन है, उनके रेफरेंसेज देखेंगे तो कहीं ना कहीं काफ़ी सपोर्टिव होती है। दूसरा, रिव्यूज़ देखेंगे, आप रेडिट पर देख सकते हैं, क्योरा पर उनके रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपना इस इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से, इन्वेस्टमेंट चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो, इससे आप अपना बचाव कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हुए मेरा आपसे ये सवाल है कि आप इस फील्ड में इतने सालों से जुड़े हुए हैं, तो आपने साइबर क्राइम में इवोल्यूशन कैसे देखा है? पहले कैसे लोग फ्रॉड करते थे और अब क्या फ्रॉड करने की स्कीम है? अगर बहुत एक्टिवली बात करें तो 2020 में जब मैं एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच इंदौर था, तो कोविड में इस तरह के फ्रॉड होते थे और साइबर में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। 2022 मार्च में मैंने पहला सेशन लिया था साइबर का, 23 मार्च को, मुझे याद है, ग्वालियर में MIT कॉलेज में। वहाँ से मैंने शुरुआत की थी। पर अगर आप देखेंगे पुराने जो 2000 के समय के, उस दशक के साइबर फ्रॉड देखेंगे तो उस समय OTP फ्रॉड होते थे, OTP बता दिया, ATM वाले फ्रॉड होते थे, तो लॉटरी वाले फ्रॉड होते। तो ये काफ़ी कॉमन फ्रॉड थे। KBC का फ़ोन आ जाता था कि कौन बनेगा करोड़पति में, आप सिलेक्ट हो गए, और लोग उसमें फ्रॉड में ट्रैप हो जाते थे। आपकी सिम सिलेक्ट होगी, आपकी लॉटरी लगी है। तो इस तरह के बहुत पेटी टाइप के ऑफेंसेस थे, जिसमें कि जो विक्टिम का अमाउंट भी बहुत कम जाता था बाय एंड लार्ज। लेकिन 2020 में जब कोविड हुआ, लोग अपने घरों के अंदर रहे, तो ऐसी स्थिति में उनकी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंसी काफ़ी बढ़ गई, सोशल मीडिया का उपयोग करने लगे। आप जिस वर्ल्ड में रहते हैं, अपराध उसी वर्ल्ड में होते हैं। तो चूंकि अब डिजिटल वर्ल्ड में ये हम सभी लोग रहने लगे हैं, तो अपराध वहाँ ज़्यादा होने लगे। ठीक है, तो मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे कि आप क्राइम ब्रांच से एसोसिएटेड हैं,
क्या आपने कभी किसी और लीगल एनफोर्समेंट एजेंसी या किसी और इंटरनेशनल संस्था की हेल्प ली है क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए? देखिए, अभी हम दूसरी स्टेट्स की तो हम लगातार हेल्प लेते ही रहते हैं, और चाहे वो दिल्ली क्राइम ब्रांच हो, चाहे मुंबई क्राइम ब्रांच हो, और हमारी, चूँकि अगर आप देखेंगे तो इंटर स्टेट इसका नेचर होता है साइबर फ्रॉड का। सिम किसी दूसरे स्टेट की होती है, लोकेशन कहीं और आता है, बैंक अकाउंट का कहीं और बैंक अकाउंट होता है, किसी दूसरे स्टेट में होती है। तो ऐसी स्थिति में हमें लाइजनिंग करनी होती है, उनसे काफ़ी मदद लेनी होती है। अभी रहा सवाल नेशनल लेवल का, तो अभी हमने कुछ जारी किए हैं, कुछ जो कि बाहर क्रिमिनल्स हैं, चाहे दुबई हो, चाहे हांगकांग में हो, चाहे कंबोडिया में है, चाहे लाओस में हो। तो ऐसी स्थिति में हमने ये कुछ जारी किए हैं, जिससे कि अभी एक एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था, चेन्नई से दुबई जाने वाला था, तो उसको पकड़ा गया था उसको। तो LOC हमने जारी किया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लुकआउट सर्कुलर नोटिस, तो जिसमें हम लगभग 3 से 4 आरोपियों को पकड़ने में भी कामयाब हुए हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा भारत पोल का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से आप इंटरपोल से कनेक्टेड होकर जो भी इन्वेस्टिगेशन में जो कंट्री है जहां पर आप उसका सहयोग कॉपरेशन ले सकते हैं। तो इस स्थिति में अभी कुछ केसेज, हमारे डिजिटल अरेस्ट के केसेज, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के केसेज, उनकी IP एड्रेस लाओस, कंबोडिया, म्यांमार और हांगकांग के आए हैं। तो हम उसमें फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। तो मतलब पर्टिकुलरली कुछ कंट्री से ही फ्रॉड अटैक्स हो रहे हैं? अभी फिलहाल जिस तरह के, अगर आप इंडिया में देखेंगे कि हॉट स्पॉट्स क्या हैं, तो अपन पाएंगे कि गौतम बुद्ध नगर UP में, नोएडा, अगर आप देखेंगे नू मेवात हरियाणा में, अगर गुड़गांव, और आपका अलवर राजस्थान में, आपका बिहार में जाएंगे, बिहार में कुछ हॉट स्पॉट है। उसी तरीके से कुछ हॉट स्पॉट्स ऐसे जो कंट्री में हैं, अगर आप देखेंगे जो मेन हॉट स्पॉट जो मेरी समझ में अभी तक आया है अभी हमारी इन्वेस्टिगेशंस में, थाईलैंड में बैंकॉक से 400 किलोमीटर दूर मियांमारी एक टाउन है, कस्बा है, जो कि म्यांमार में आता है, कंट्री म्यांमार में। वहाँ पर इस तरह के ढेरों रैकेट्स चल रहे हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम तरीके से, ऑर्गेनाइज क्राइम के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये 4-5 कंट्री में कुछ ऐसे हमें एविडेंसेस मिले हैं कि उनका कनेक्शन वहाँ तक गया है। तो पुलिस प्रशासन, जुडिशरी, ये लोग इस मामले में डिटरेंस क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं? अगर मान लीजिए कोई कल से फ्रॉडस्टर पकड़ा गया है, तो उस पर क्या कानूनन कार्रवाई होगी, वो किस चीज़ों से गुजरेगा? देखिए, डिपेंड करता है कि किस तरह की उसमें फ्रॉड है। बेसिकली सभी में 66D लगता है फ्रॉड का, और आपका फ्रॉड की जितनी भी धाराएं हैं, VNSS की 318, ये सारी सेक्शंस लगते हैं VNS के। और इसमें कोर्ट का सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो नए कानून में इसको ऑर्गेनाइज क्राइम मान लिया है। ऑर्गेनाइज क्राइम मान लिया, 10 साल की सेशन ट्रायल मामले हो गए हैं। इसमें अभी तक हमने 100 से अधिक आरोपी पकड़े हैं, और जो कि अकाउंट होल्डर, सिम होल्डर, इसके अलावा और ऊपर की लिंक और जो एजेंट्स जो उनके लिए काम करते हैं, इनको पकड़ा है। इनकी जमानतें भी बड़ी आसानी से नहीं हो रही हैं। इनको लगभग 4 से 6 महीने तक एक छोटी, जिसमें केवल म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराया है, उसको भी 6-6 महीने कोर्ट उसमें कहीं ना कहीं उनको जेल में रहना पड़ रहा है, और बड़ी सशर्त उनकी जमानत हो रही है। तो कहीं ना कहीं कानून भी सख्त हुआ है, और कानून सख्त होने से कहीं ना कहीं इन पर मैसेज भी, हम बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हैं इनको पकड़ के। लेकिन अभी भी बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार पैसा बाहर ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है कि वो पैसे को कैसे रिकवर करें। और ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे बॉडी ऑफेंस होता है कोई, तो उसमें तो रिवेंजफुल एटीट्यूड होता है कि मुझे इससे बदला लेना है, ये जेल चला जाए। लेकिन फाइनेंशियल फ्रॉड में क्या होता है, व्यक्ति को अपना पैसा वापस चाहिए। तो ऐसी स्थिति में फिर मैं कहना चाहूँगा, बैक टू द बेसिक्स, फिर हम बेसिक्स पे जाते हैं, दैट इज अवेयरनेस। आप अवेयर करेंगे लोगों के, जागरूकता ही आपका बचाव है। अवेयर करेंगे लोगों को, एक एक फ्रॉड के बारे में बताएंगे, अगर नया फ्रॉड आया तो तत्काल उसको अपडेट करेंगे। मैं लगातार ऑफलाइन भी स्कूल्स, कॉलेज और पब्लिक गैदरिंग में जा रहा हूं, लेकिन ऑनलाइन भी मैंने अपनी प्रेजेंस बनाई है। डिजिटल एडवाइजरी और फेयर्स में लगातार जारी करता हूं एडवाइजरी के रूप में, जिससे लोग अपडेटेड रहें, चाहे वो नए फ्रॉड हो, जंप डिपॉजिट स्कैम हो, चाहे कॉल मर्जिंग स्कैम हो, या पिग बिचरिंग स्कैम हो, जो तरह तरह के फ्रॉड आते हैं। तो मैं भी समय समय पर सभी अपने जो व्यूअर्स को, जो जुड़े हुए हैं और जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, कोशिश करता हूं पॉडकास्ट के माध्यम से, 1-to-1 के माध्यम से, या फिर लाइव जाकर माध्यम से, मैं लगातार कोशिश करता हूं लोगों को अवेयर करूं। मैं आपको बताऊं, अभी मैंने फरवरी में 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक एक सेफ क्लिक विथ आकाशवाणी चलाया था। हमारे DGP सर ने पूरे मध्य प्रदेश में 1 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक सेफ क्लिक डे अभियान चलाया था। तो उसमें हमारे द्वारा आकाशवाणी से भी जुड़ के 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक सेफ क्लिक विथ आकाशवाणी, और उसमें 15 दिन में लगातार लाइव गया विविध भारती के माध्यम से, जिससे रिमोट
एरियाज में जो लोग रहने वाले हैं उनको भी अपडेट हो कि 1930 पर रिपोर्ट करनी है, अननोन लिंक पर क्या करना है, अननोन कॉलर आपसे क्या बोल रहा है उसको कैसे रेस्पॉन्स देना है। तो उसमें भी मैं लाइव गया था, लोगों के प्रश्नों के जवाब दिए। तो बृहद स्तर पर हम ये अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। ठीक है सर, अभी एक थोड़ा सा बड़ा सवाल पूछना चाहूँगा। अभी तो जैसे कि आप इस कार्य में इतना जुटे हुए हैं, आप अवेयरनेस फैला रहे हैं, जैसे आपने कितने सारे मतलब मैकेनिज्म्स बताए हैं, गाइडलाइंस बताई हैं, बट उन स्थानों का क्या जहाँ पे ये सब उपलब्धि नहीं है? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति के साथ बैंक फ्रॉड हुआ, तो उस स्तर पे जैसे मान लीजिए उनके पास इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे उसकी कंप्लेंट हियर की जाए और उसको न्याय मिले? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये इसी को देखते हुए जो आपने कहा कि रिमोट एरिया में व्यक्ति को कैसे मदद मिले, तो इसीलिए मैं सेफ क्लिक विद आकाशवाणी गया था, क्योंकि आकाशवाणी का जो कवरेज होता है काफ़ी इंटीरियर में दूर दूर तक होता है, गांव-गांव तक होता है। तो वहाँ और गांव से ही प्रश्न लोगों ने पूछे थे। तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो इसको देख रहे हैं व्यूअर्स, 1930 नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही आपके साथ फ्रॉड होता है उठा के अपने मोबाइल से 1930 आप डायल कर दें। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपके साथ फ्रॉड हुआ हो, 1930 को आप डायल करें, 1930 को डायल कर दें, आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगी। कंप्लेंट रजिस्टर्ड होने के बाद बैक एंड पे ऑलरेडी इस तरह की मैकेनिज्म है कि वो ऑलरेडी जिन अकाउंट्स में पैसा गया है वो अकाउंट्स होल्ड और फ्री हो जाएंगे, तो पैसा वापस मिलने के चांसेस रहेंगे। और मेरा एक और सवाल था कि जैसे आपने बोला कि अपनी इसके पिछले सवाल में बात हुई थी कि इसमें बेल मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है फ्रॉडस्टर को, तो क्या आपको नहीं लगता है कि कुछ धाराएं इस देश में जैसी रहती है कि जिनमें नॉन बेलेबल वारंट निकलता है, तो इनमें भी ऐसे प्रावधान का होना नहीं, चाहिए? इसमें ऑलरेडी अरेस्टिंग होती है सभी की, सब जेल जाते हैं। तो इसमें कानून काफ़ी सख्त बनाया गया है, नया कानून, बहुत सख्त कानून है। मुझे लगता है कि इसमें सारे फ्रॉडस्टर्स आ जाएंगे और जिस हिसाब से उनकी बेल भी बड़ी मुश्किल से हो पा रही है, तो इट इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग दैट कि उनके लिए मैसेज बड़ा क्लियर है कि आप जब भी अगर कानून के ट्रैप में आएंगे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ठीक है सर, मेरा अगला सवाल ये है कि स्कूल और कॉलेजेस में क्या एक पर्टिकुलर कोर्स होना चाहिए, क्रेडिट वाला कोर्स, जो साइबर अवेयरनेस से रिलेटेड हो? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये था जब साइबर क्राइम हो रहे थे, सबसे पहले तो हमें अपने आप को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत थी और फॉर्चुनेटली वी आर सेंसिटाइज्ड। आप चाहे देखेंगे सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, कभी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लेवल पर, सभी जगह, और इन पब्लिक लेवल पर द इम्पोर्टेंट इज दैट कि पब्लिक भी अब इसकी समझ चुकी है, इसकी इंपॉर्टेंस के सेंसिटाइज हो चुके हैं कि कैसे उनको अवेयर होना है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम से रिलेटेड सिलेबस में ये ऐड होगा। देखिए, इट इज इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, इट्स नॉट इवोल्व दैट। तो इवोल्यूशनरी स्टेज पे है, कुछ प्रैक्टिसेज होंगी, कुछ काम करेंगी, कुछ के परिणाम अच्छे मिलेंगे, कुछ के परिणाम सकारात्मक नहीं मिलेंगे, तो उनको चेंज करना होगा। तो इवोल्यूशनरी स्टेज में है, अभी इवोल्व नहीं हुआ है। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ये भी एक टारगेट होगा कि इसको सिलेबस में, स्कूल और कॉलेज में इसको जोड़ा जाए। देखिए सर, जैसे आप पुलिस से एसोसिएटेड है तो काफ़ी नॉर्मल सी बात है कि आपको इसके बारे में अच्छे नॉलेज होगा, बट फिर भी आपने किन सोर्सेज पर रिलाई किया अपने लिए नॉलेज गैदर करने के लिए साइबर अवेयरनेस से रिलेटेड? साइबर, क्या आपने कोई कोर्स किया है, क्या आपने बहुत सारी लिटरेचर को पढ़ा है, क्या आपने कुछ शोज देखे हैं, आप किन सोर्सेज पर रिलाई किए थे? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि मैं क्राइम ब्रांच इंदौर में हूँ, उससे पहले ग्वालियर में था। जो विक्टिम्स आते हैं, विक्टिम्स अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ। जब विक्टिम्स आते हैं, मुझसे बात करते हैं, तब मुझे समझ में आता है कि यहाँ इसने गलती की, फिर इसको कैसे अपन बचाव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल जो एक्सपेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। फिर उसके बाद कुछ थ्योरेटिकल भी रहता है। वरुण कपूर सर लगातार कैंपेनिंग चला रहे हैं, उनके आर्टिकल्स भी मैंने पढ़े। फिर जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके भी आर्टिकल्स में पढ़ता हूँ, और नए नए ट्रेंड्स क्या हो रहे हैं न्यूज़ पढ़ता हूँ। तो कहीं ना कहीं इसमें मैं अपडेट रहता हूँ, क्योंकि विक्टिम्स मेरे पास हैं, जो मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि विक्टिम्स मुझसे लगातार बात करता है। मैं समझता हूँ क्या मेंटेलिटी रही है, किस तरह से इसके साथ फ्रॉड हुआ है, तो उससे फिर मैं उसको ओवरकम कर लेता हूँ। जैसे आज की दौर में आप देखें एआई का यूज बहुत बढ़ गया है, वो क्या साइबर क्राइम से भी रिलेटेड, मतलब एआई इसमें इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि आप देखिए एआई हर फील्ड में आ रही है आजकल, तो क्या ये फील्ड भी इसमें है? मतलब देखिए, अभी आने वाले समय में आपको एआई जनरेटेड स्कैम काफ़ी मिलेंगे। अभी एक्चुअली में इसकी शुरुआत है, थोड़े तो एआई जनरेटेड स्कैम तो हो ही रहे थे, जैसे वॉइस मॉड्यूलेशन के तहत वॉइस चेंज कर लेना, कुछ डीप फेक के तहत डीप फेक की तरह वीडियो बना देना, डीप न्यूड के भी कुछ जो वायरल हुए थे कई सेलिब्रिटीज़ के। तो अभी उस इंटेंसिटी में नहीं इसका यूज हो रहा, पर थोड़ा बहुत तो यूज होना शुरू हो गया। लेकिन हाँ, 2025-26 में वी आर एक्सपेक्टिंग
कि एआई जनरेटेड स्कैम काफ़ी होने हैं, वो ट्रांजिशन फेस होगा। जैसे जैसे स्कैम्स आते जाएंगे वैसे वैसे उनकी रेमेडी या रिडर्सल भी आता जाएगा। तो जैसे आजकल ऑनलाइन गेमिंग का भी बहुत एक लेवल बड़े गैप देखें, जैसे आईपीएल में सब स्पॉन्सर होने लग गए, तो क्या इसके माध्यम से भी साइबर क्राइम होता है जो आपको ऑनलाइन? देखिए कुछ क्या होता है कि एक लॉ जो होता है, कानून होता है, कानून के दायरे में रहकर कई लोग अपने ऐप बनाते हैं, कई लोग काम करते हैं, और कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा के कुछ ना कहीं कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन बैटिंग ऐप इसका जीता जागता दौरान है। कई ऑनलाइन बैटिंग ऐप ऐसे हैं जो कि इनको फॉलो नहीं करते हैं प्रोसीजर्स को, रूल्स को, तो लॉ के अगेंस्ट है वो। तो मैं आपको बता दूं कि I4C के द्वारा जो MHA है के अंडर है, जो नोडल एजेंसी है, उनके द्वारा लगभग 600 ऐसे ऐप जो कि फिशिंग या बैटिंग ऐप हैं, इन सबको ब्लॉक कराया गया है। तो सेंट्रल लेवल पर लगातार हम जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी लगातार इस दिशा में काम करती रहती है। जो इस तरह के जो ऑनलाइन गेमिंग है या ऑनलाइन बैटिंग ऐप होते हैं, इन पर भी ब्लॉक, जो विधि विरुद्ध होते हैं, उनको ब्लॉक कराने की भी कार्रवाई की जाती है। ये आप जैसे देख रहे हैं कि साइबर क्राइम मतलब लगता है इवॉल्व हो चुका है ना, आपके इस पोस्ट पे इतने रहते हुए अब तक सबसे ऐसा मतलब फेमस वे कौन सा है साइबर क्राइम का, मतलब जिसमें ये लोग सबसे ज़्यादा लोगों को अपने ट्रैप में फंसाते हैं? मैं आपको टॉप 5 साइबर फ्रॉड ऐसे बताता हूँ जो बिल्कुल क्लियर आप मान के चलिए कि ये इस समय यही ट्रेंड में है और ये आगे चलते भी रहेंगे। पहला देखेंगे आप इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, जिसमें ट्रेडिंग वगैरह सब इंक्लूड कर दूं, और इसमें अगर सबको मिला दूं मैं, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, तो कुल मिलाकर लगभग 9,000 करोड़ रुपए का 2024 में I4C के आंकड़े के अनुसार लगभग 9,000 करोड़ रुपए लॉस किया गया। तो पहला ये है। दूसरा है सेक्सटॉर्शन, जिसमें न्यूड वीडियो कॉल होते हैं, जिसमें लोग ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं, या कहीं ना कहीं फेक जो डेटिंग ऐप होती है या डेटिंग ऐप पे फेक प्रोफाइल बना ली, फिर वीडियो बन जाते हैं, तो उसमें उनको ब्लैकमेल करते हैं। सेकंड सेक्सटॉर्शन है। थर्ड है आपका ये डिजिटल अरेस्ट, जो 2024 में डिजिटल अरेस्ट के काफ़ी मामले बढ़े थे, तो ये भी सबसे कॉमन है। फोर्थ है आपका KYC अपडेट का। अभी मैंने एक आंकड़ा जारी किया था, 1 जनवरी से इंदौर क्राइम ब्रांच में ही लगभग 15 अप्रैल तक 130 कंप्लेंट्स KYC अपडेट के नाम पर, रिवार्ड पॉइंट्स रिडीम कराने के नाम पर, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड अपडेट करने के नाम पर फ्रॉड लगभग 130 कंप्लेंट्स आई हैं और 75 लाख से ज़्यादा फ्रॉड हुआ है। तो KYC अपडेट भी एक बहुत बड़ा है। और फिफ्थ है कस्टमर केयर का नंबर, गूगल से डायरेक्ट लेना। गूगल से हम किसी भी होटल का नंबर, कस्टमर केयर का नंबर इस तरह से लेते हैं, तो उस तरह के फ्रॉड बढ़े हैं। तो लगभग ये टॉप 5 फ्रॉड है जिनमें हमें सावधानी रखने की जरूरत है। अभी जैसे आपने जिक्र किया सेक्सटॉर्शन का, फिर डिजिटल अरेस्ट का, जैसे अभी कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा कि एक मंदिर के आचार्य को जैसे डिजिटल अरेस्ट करके रख लिया था 42 दिन तक, उनसे 2.5 करोड़ रुपए की वसूली हुई। वो ग्वालियर के हैं और मैं ऑलरेडी RKVM से जुड़ा हुआ हूँ, और स्वामी जी का फ़ोन मेरे पास भी आया था। तो लेकिन वो तब आया जब उनके साथ फ्रॉड हो गया। उन्होंने बोला करना क्या है, तो फिर मैंने उनको बताया, बट सर्टेनली वो मुझे पहले भी कॉल कर सकते थे। मैं बोला कि महाराज जी आपको मुझे पहले कॉल करना चाहिए था। देखिए, हमें अपडेट होना होगा, हमें न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, हमें प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अपडेट रहना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम अपने एंटरटेनमेंट की चीज़ें देखते हैं, दैट्स फाइन, बट सर्टेनली कुछ ना कुछ समय हमें अपनी अवेयरनेस के लिए देना होगा। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपकी सिम का गलत इस्तेमाल किया गया है, आपका अकाउंट 2 घंटे में बंद होने वाली है, आपकी सिम 2 घंटे में बंद होने वाली है, आपके जो पार्सल में इलीगल ड्रग निकला है, इस तरह से आपको ट्रैप करते हैं और जैसे आप पैनिक हो जाते हो। पैनिक नहीं होना है। कोई भी अगर एबनॉर्मल सिचुएशन कोई बताता भी है तो पैनिक नहीं होना है, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी केवल एक ही तरीके से अरेस्ट करती है, दैट इज फिजिकल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सभी व्यूअर्स से कहना चाहूँगा। जैसे यूथ तो अवेयर हो जाता है थ्रू सोशल मीडिया, अखबारों के तहत, तो जैसे जो बुजुर्ग लोग इसमें फंसते हैं, तो उन लोग के लिए क्या उपाय है? जैसे वो लोग तो सोशल मीडिया से एक तरफ से देखा जाए तो थोड़ा दूर रहते हैं, जैसे उनके तो ये बच्चे भी आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो जो कपल अकेला यहाँ रह रहा है, तो उन लोग के लिए क्या उपाय? बहुत जैसे मतलब वो लोग की इसमें देखता है फंसते हैं, जैसे तो वो लोग इस चीज़ से कैसे बाहर आए? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अगर आज मैं मुझे कुछ जागरूकता मिली तो ये मेरी जिम्मेदारी मैं आपको बताऊं। हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से वही कर रहे हैं कि हम लोगों को बता रहे हैं, कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन में कुछ काम की बात मिलेगी उनको, तो वो अवेयर रहेंगे। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अगर यूथ है तो उनके घर में सीनियर सिटीजन्स भी हैं, बुजुर्ग भी है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनको अवेयर करें। हालांकि यूथ भी साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। बेसिकली एक कैंपेन के रूप में सबको चलानी होगी, सबको अपने आप को एक डिजिटल कॉप बनना होगा, अपने घर की सुरक्षा। अब अगर आप अवेयर हो चुके हैं तो अपने घर में लोगों को बताएं कि पिताजी डिजिटल जैसा कुछ नहीं होता है। आजकल इस तरह के कॉल आ रहे हैं
हम पहले बैठते थे घर में, अरे आजकल तो वो एक गैंग आ गया है, चड्डी बनियान ग्रोह आ गया है, तो लोग चर्चा करते थे। अब क्या हो गया है, इस टेक्नोलॉजी ने, इस मोबाइल स्मार्टफोन ने हमें दूर बैठे हुए व्यक्ति को पास ला दिया है। वीडियो कॉल पे बात करेंगे तो अमेरिका का व्यक्ति, हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो वो पास आ गया है। अनफॉर्चुनेटली पास बैठे हुए व्यक्तियों को दूर कर दिया है। आप अगर देखेंगे तो आप घर में जाएंगे, घुसेंगे तो एक सोफे पे बैठा हुआ मोबाइल चला रहा होगा, कोई फीमेल किचन में मोबाइल चला रही होंगी, एक कोई वैसे ही बैठा होगा बेड पर लेटा मोबाइल चला रहा होगा। तो लोग एक घर में रह के भी दूर हो गए, तो शेयरिंग नहीं कर रहे हैं। डिजिटल रेस्ट में आप मुझे एक चीज़ बताइए, 42 डेज आप रहे हैं, आप किसी को नहीं बता रहे, आपके साथ कोई परिचित बनकर कॉल कर रहा है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने घर की, अपने जीवन की गाड़ी कमाई को लगा रहे हैं, आप किसी भी घर से नहीं बता रहे। शेयरिंग इज केयरिंग। पहले लोग एडवाइस, सलाह लेते थे, इस चीज़ का चलन घटा है। सोशल मीडिया पर प्रेजेंस ज़्यादा बढ़ी है, व्यक्ति थोड़ा सा एकांकी होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में स्वयं अपनी बुद्धि और विवेक से जो समझ में आता है उससे काम करता है और अल्टीमेटली फिर कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाता है। जैसे भी आपने गैंग्स का जिक्र किया, जो दूसरे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रहता है, तो साइबर क्राइम रिलेटेड वो भी इसमें गैंग्स ऑपरेट करती हैं कि इंडिविजुअल तौर पे आदमी काम करता है? ना, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये, ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं। सिम प्रोवाइडर अलग है, सिम किसी की होगी, उसके प्रोवाइड करने वाले अलग होंगे, एजेंट अलग होंगे, उसमें कॉल करने वाले अलग होंगे, उसको मैच्योर करने वाले अलग होंगे, बैंक की व्यवस्था करने वाले अलग होंगे, बैंक अकाउंट की व्यवस्था, एजेंट, फिर उसको ट्रांसफ़र करने वाले क्रिप्टो करेंसी वाले अलग होंगे, फिर उधर बाहर या इंडिया में ही ऐसे जो मास्टरमाइंड यहाँ बैठे होंगे। तो इट्स ए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। जैसे मान लो कोई साइबर क्राइम में फंसता है, जैसे मान लो किसी को लंदन में बैठ के फंसाया और उसके बाद में एक लार्ज अमाउंट चली गई, तो फिर उसका क्या प्रोसेस रहता है? जैसे वो तो दूसरे देश में हो गया, फिर दूसरे देश में हो गया। ये साइबर क्राइम इंडिया की बात नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये वर्ल्ड में बिगेस्ट चैलेंज है। तो वहाँ पर जो नंबर होगा, हेल्पलाइन नंबर, अगर लंदन में है तो लंदन का जो हेल्पलाइन नंबर होगा आप वो डायल करना होगा। अब जैसे अपने इंडिया में है, इंडिया में पूरे इंडिया में हेल्पलाइन नंबर है, नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930। आपके साथ कहीं भी फ्रॉड हो इंडिया में, आप 1930 पे आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा, अगर 1930 व्यस्त हो तो एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल है नेशनल साइबर क्राइम का, www.cybercrime.gov.in, तो आप इस पर भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। आप इंदौर के विक्टिम हैं तो क्राइम ब्रांच इंदौर ने साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 7049124445, तो आप इसको भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। तो इसमें जो आपका अमाउंट जाता है, तो अमाउंट का क्या प्रोसेस रहता है? देखिए अगर आपने सही समय पर उसकी, अगर सपोज करो मेरे साथ जस्ट फ्रॉड हुआ 10 बजे, 10:05 मैंने तत्काल 1930 पे कंप्लेंट करा दी, तो बैकएंड पर जो मैकेनिज्म है उसमें ऑटोमेटिकली वो अकाउंट्स ब्लॉक हो जाएंगे जिसमें आपका पैसा गया है। तो संभावना बनी रहेगी कि वो पैसा वापस मिल जाएगा। अगर आपने 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद कंप्लेंट कराई तो फिर पैसा वापस मिलने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि बॉलीवुड एक्टर्स भी ये सब में कैंपेन में आ रहे हैं, तो मतलब इनके जरिए भी एक जरूरी हो गया इसको हमें। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि समाज के प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक जहाँ जो लोग कर सकते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी है, वो सभी को करना चाहिए। साइबर क्राइम कैंपेन लगातार चलाना चाहिए। ये बात लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की अकेले की नहीं है, ये बात हम सब की है, हम सब लोगों के, हमारे घर के सीनियर सिटीजन्स की है, और हमें स्वयं को जागरूक रखना है जिससे कि दूसरों को भी हम जागरूक कर पाएँ। तो आपको क्या लगता है, सरकार को कोई और सख्त कानून लाना चाहिए इसमें भी? ऑलरेडी सख्त कानून है, अलावा भी कुछ और सरकार लगातार काम कर रही है। ऑलरेडी बहुत स्पष्ट ऑर्गेनाइज क्राइम में इसको लेकर आ गए हैं और I4C नोडल एजेंसी बनाई गई है। 2 लाख अभी बैंक 2 लाख के करीब आपके मोबाइल्स को ब्लॉक कराया है। 8 लाख के करीब सिमें ब्लॉक हुई हैं। 84,000 के करीब जो व्हाट्सएप के अकाउंट ब्लॉक हुए हैं। 4,000 के करीब स्काइप ID ब्लॉक हुई हैं। 3400 के करीब जो आपकी वेबसाइट्स ब्लॉक हुई हैं। लगातार काम चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है। I4C डूइंग ए एक्सलेंट जॉब। I4C लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अपने अपने स्तर से बेहतर काम करने की कोशिश कर रही है, बट अगेन इट्स अ ट्रांजिशन फेज, इवॉल्विंग स्टेज में है। वी आर स्टिल नॉट इवॉल्व, और धीमे धीमे कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, धीमे धीमे रिसोर्सेज डेवलप होंगे, सारे स्टेक होल्डर्स मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं हम बेहतर स्थिति में आएंगे। तो आपको क्या लगता है, जैसे बैंक हो गए, जो सिम कंपनियां हो गई, तो उन लोग को फॉर स्क्रूटनाइज करना चाहिए जो कर रहे हैं, इसमें ऑलरेडी कर रहे हैं, उसी आधार पर ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और बैंक अकाउंट्स जो सस्पेक्टेड है, नहीं तो इसमें एक सस्पेक्ट रजिस्ट्री बनाई गई है सेंट्रल लेवल पर। I4C के द्वारा एक सस्पेक्ट रजिस्ट्री बनाई गई है जिसमें बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन साथ में मिले हुए हैं। ऐसे अकाउंट्स देखते हैं जिनमें कि आज तक 1 रुपया नहीं, एकदम अचानक 1 करोड़ आ गया, तो ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक करने की भी कार्रवाई की जाती है। तो जैसे मेरा कहना है, लगातार एफर्ट चल रहे हैं, बट अगेन इट्स ए मास, इट्स अ वॉल्यूम।
इट्स नॉट ए क्राइम कि बच्चों के साथ हो रहा है एक पर्टिकुलर व्यक्ति, ये क्राइम सभी के साथ हो रहा है, सभी लोग वल्नरेबल है। तो ऐसी स्थिति में इट विल टेक टाइम, बट सडनली आई डू बिलीव कि जिस तरह से एफर्ट्स चल रहे हैं विल डेफिनेटली मेक ओवर। तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हमारे साथ राजेश जी ढंडोतिया, एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच इंदौर जुड़े थे। इन्होंने बहुत अच्छी टिप्स दी हैं कि हम साइबर अटैक से कैसे बचें। साथ ही साथ इनका ये महत्वपूर्ण मैसेज है कि हमारी अपनी भी ड्यूटी है कि हम साइबर अवेयरनेस को जितनी ज़्यादा तरीके से फैला सकते हैं इसको फैलाएं। तो हम सर का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं जिस तरीके से अवेयरनेस फैला रहे हैं, जिस तरीके से जनता के लिए काम कर रहे हैं। आई होप इस पॉडकास्ट के जरिए आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो धन्यवाद। थैंक यू।